हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा करते हैं ठीक होंगे और स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, है ना, और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करना है अपने को, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, कल हम लोगों ने देखा था एक कूलाम के नियम के आधार पर कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है उस बल का परिमाण कितना होता है, इसका गणना हम करने का एक नियम उन्होंने दिया। उस नियम के सहायता से हमें एक फार्मूला मिला, F = 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ठीक है, और कल हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि इसका जो उसी की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषित करना। अब देखते हैं, हम बताए थे कि जो k का मान होता है, जो नियतांक होता है, उसका मान पद्धति पर निर्भर करता है कि वह किस पद्धति में है, SI पद्धति में है कि CGS पद्धति में है। तो थोड़ा सा देखते हैं, आज उसी से संबंधित एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक, इंग्लिश में बोलते हैं आपेक्षिक मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है परावैद्युतांक, उसको हम लोग अभी देखने समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं उसको क्या होता है। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, इसे पद्धति में यदि दो आवेश है Q1 Q2, अगर ये इनके मध्य वायु हो या निर्वात हो, कोई माध्यम नहीं हो, क्या हो, वायु या निर्वात हो, तो k का मान कितना होता था 1/4 एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते थे, निर्वात की विद्युतशीलता, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तब बल कितना आता था अपना, फोर्स कितना होता था, k की जगह पे कितना रख दिए तो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 पर है, ये आपका फोर्स आ गया। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, अभी क्या था, वायु या निर्वात था, अब वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, माध्यम मतलब जैसे वाटर हो गया, कांच हो गया, लोहा, ये सब माध्यम है। जब इस प्रकार के माध्यम हो तब k का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन, नॉट या जीरो यहाँ पे नहीं होता है, एप्सिलॉन को ही बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। तब इसका फोर्स देखिए, जब वायु और निर्वात में दो आवेश रखे हैं तो उस पर फोर्स कुछ और लगा, मान लिया यह फोर्स है। अगर उसके अतिरिक्त किसी और माध्यम में हमने आवेश को रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे हवा नहीं है, निर्वात है, दो आवेश रखे थे हमने हवा, अब इसके अतिरिक्त हमने रख दिया, जैसे जल है, जल के अंदर दो आवेश रख दिया, या ग्लास है, ग्लास के अंदर दो आवेश रख दिया, तो उसके बीच जो फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू मान लेते हैं कितना, F1। इसकी फोर्स कितनी थी, F थी, तो हमने इसके लिए F फोर्स लगाया, इसके लिए F1 गणना कर रहे हैं, तो F1 यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन। अब अगर हमको इन दोनों को देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 हुआ, दो से अपन अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो F/F1 हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। चूंकि डिवाइड इसको करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है, हर ये नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं अपन इसको, तो हो जाएगा 4 एप्सिलॉन अपान 1 इंटू Q1 Q2 r² नीचे तो ऊपर चला जाएगा Q1 इंटू Q2, क्योंकि जब इसको बटे में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में करें, ये 4 ये बच जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो बचा क्या, F/F1 इक्वल टू एप्सिलॉन यहाँ से बचा और एप्सिलॉन नॉट यहाँ से बचा। इसी को हम लिखते हैं कैपिटल के, ये था स्मॉल के, याद रखिएगा, ये क्या था, स्मॉल के, ये है कैपिटल के, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, परावैद्युतांक। याद रखेंगे, यही है परावैद्युतांक, मतलब यह हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के
एप्सिलॉन 0 के। समझ में आ रहा है? तो परावैद्युतांक की परिभाषा एक प्रकार से हम और दे सकते हैं, चाहे तो लिख लेंगे, हवा या निर्वात में दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच स्थित हवा या निर्वात में लगने वाला बल एवं उन्हीं दोनों आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पे किसी माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को ही हम परावैद्युतांक कहते हैं। या ये देखिए यहाँ पे, इसको ये क्या था, एक परिभाषा और, दो तीन परिभाषा हम लिख सकते हैं इसके लिए। एक परिभाषा और क्या बन जाएगा परावैद्युतांक की परिभाषा, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता अपान हवा या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम परावैद्युतांक कहते हैं। आप जो चाहे वो परिभाषा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स कि जहां पे एप्सिलॉन है वहां पे एप्सिलॉन 0 है। अब देखिएगा समीकरण 2 को देखिए, तो आप समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तब समीकरण 2 क्या बन जाएगा बताइए, F1 = 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन लोग, एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान R², इतना लिख सकते हैं। अब देखिए F1 को देखिए और F को देखिए, F क्या डिफरेंट है, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 के भी है, यहाँ पे के है माध्यम के लिए और हवा निर्वात के लिए एप्सिलॉन, मतलब ठीक है, अगर यहाँ पे के का मान कितना है, 1 है, यानी कि हवा या निर्वात में जब हम फोर्स निकालेंगे तो के की वैल्यू का लिख देंगे 1 लिख देंगे। और जब अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि यदि दो आवेश हैं एक दूसरे से के परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हैं, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो हम यहाँ पे के बोलेंगे। और अगर बोला हवा निर्वात में तो के का मान 1 कर देंगे लास्ट में, यहाँ पे लिख लेंगे हवा या निर्वात के लिए k = 1, तब F1 का मान कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, देखिए ये वही वाला आ गया जो था। समझ में आ गया पूरी कहानी इसकी। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, आपको आई थिंक पूरी तरीके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कि कोई दिक्कत है, देखिए इसको आप लोग नोट करिए, अब कोई डाउट हो तो हमको बताइए। चलिए ठीक है, अब हमने पहला नंबर कंप्लीट हो गया, पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक हम देखेंगे आवेश का मात्रक। हम लोगों ने कल एकांक आवेश पढ़ा, आवेश का मात्रक भी पढ़ा है, बट देखते हैं इसके कुछ छोटे मात्रक होते हैं, कुछ बड़े मात्रक होते हैं, जो कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय में इन सारी चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिक्कतें आने लगती हैं। इसलिए हम लोग अभी देखेंगे कि छोटा मात्रक क्या है, बड़ा मात्रक क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अधिकतर न्यूमेरिकल्स हमेशा छोटे मात्रकों में माइक्रो कुलाम दे दिया, मिली कुलाम दे दिया, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा यूनिट चेंज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे भी यूनिट चेंज करने का एक टेक्निक है, तरीका है, उसको अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। इसके बाद हम कुलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे, जो कुलाम का नियम है उसको सदिश रूप में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि फोर्स है, फोर्स का कैसा होता है, फोर्स जो होता है वो एक सदिश राशि है, इसलिए हम उसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से कोई आवेश पर कैसा बल लगता है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, सेकेंड टॉपिक बता रहे हैं। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम जैसे नोट करते हैं, यह एक बड़ा मात्रक है। यह क्या है, ये बड़ा मात्रक है, और आवेश का SI मात्रक है ये। और आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, ऐसत कूलाम। इसको आप याद रखेंगे, आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, ऐसत कूलाम। इसी को ऐसत कूलाम है, इसी को बोला जाता है CGS पद्धति में आवेश के मात्रक को ही बोला जाता है स्थिर विद्युत मात्रक आवेश। इसी को बोला जाता है क्या, स्थिर कूलाम या स्थिर विद्युत मात्रक आवेश। मात्रक
इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं अधिकतर इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का चार्ज यानी कि ई के बाद क्या होगा एस यू। समझ में आ गया? या इसी को क्या लिखते हैं अपन लोग, बस दो ही लिखते हैं। सीरीज पद्धति में क्या होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्थिर कूलाम। इसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत मात्रक आवेश। क्या बोलते हैं इसको? स्थिर विद्युत मात्रक आवेश। अब यहाँ पे बात आता है कि एक कूलाम इक्वल टू कितना होता है, कितना स्थिर कूलाम, एक कूलाम इक्वल टू कितना, तो इसको याद रखेंगे आप 3 × 10⁶, 3 × 10⁶ नहीं सॉरी 9, 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम। इसको याद रखेंगे आप लोग। एक कूलाम इक्वल टू कितना 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम, याद रहेगा। अब देखिए एक और जो मात्रक है उसको देखते हैं अपन लोग। एक और मात्रक लेते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश। विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश आ गया। यहाँ याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय मात्रक याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन लोग, क्या लिखेंगे EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इस ये जो होता है इसको बोलते हैं या एब कूलाम, याद रखेंगे भाई इसको एब कूलाम। एब मतलब एब, याद रहेगा। यानी कि 3 मात्रक हम लोग यहाँ पे देखे, फर्स्ट सीजीएस में सेकेंड और हो गया तुम्हारा थर्ड, याद रहेगा। ये दोनों सेम ही हैं। ये स्थिर विद्युत मात्रक आवेश इसी को बोलते हैं स्थिर कूलाम को। एक कूलाम इक्वल टू इतना स्थिर कूलाम। अब बात आ गया कितना एब कूलाम, तो एक कूलाम इक्वल टू कितना एब कूलाम, याद रखिए तो 1/10 एब। ये आप इन सभी चीजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब अगर छोटे मात्रा में बदलने के लिए जैसे कि और हम 4th नंबर देखते हैं क्या, ठीक है 1 मिली कूलाम इक्वल टू कितना होगा भाई 10⁻³ कूलाम। पचमा क्या 1 माइक्रो का दर्शाते हैं माइक्रो, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10⁻6 कूलाम। समझ में आ रहा है? 1 नैनो कूलाम, यह मतलब नैनो कूलाम इक्वल टू 10⁻9 कूलाम। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। कोई दिक्कत? ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आप याद रखेंगे इसको, मैं आपसे जब न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे तो ये देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको नोट कर लेंगे और आपको ये समझ में आ ही गया होगा पूरी तरीके से। आप लोग देखिए, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। सीरीज पद्धति में इसका मात्रक स्थिर कूलाम या इसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत मात्रक आवेश। शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक कूलाम इक्वल टू, इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। एक कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा तो इतना होता है। विद्युत चुंबकीय आवेश मात्रक में क्या होता है, इसी को एक कूलाम बोलते हैं। तो एक कूलाम में संबंध क्या होता है, एक कूलाम इक्वल टू 1/10 एब कूलाम, याद रखिएगा। और 1 मिली कूलाम इक्वल टू 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो मतलब 6 होता है, नैनो मतलब 9, मिली मतलब 3, आपको पता है इतना, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबको समझ में अच्छे से नहीं आ पाता है, आप अच्छे से समझिए, बहुत सरल है। क्या हम लोग पढ़ेंगे अब, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश
निरूपण। इसमें देखते हैं, समझिएगा इसको। हम जानते हैं यदि दो आवेश हैं, हम जानते हैं कि दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पे है Q1 आवेश और Q2 आवेश, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। कितने डिस्टेंस इसके बीच की, R है। तो इस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई फैलान 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमने इसको पढ़ा है, इसको हमने क्या किया है, समझा है, पढ़ा है, आप इसको जानते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ये आप इतना हम इतना आपको बता चुके हैं। ये आपको सिंपल फॉर्म तुम निकाले थे कि यदि दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल, दोनों बल का मान कितना होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं। पहला ये कि कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा। तो उस कंडीशन में आप ध्यान से देखेंगे, पहला केस ये देखिए, आप देखो केस फर्स्ट में क्या होगा, जबकि Q1 इंटू Q2 का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात क्या होगा, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे जो हम बोल रहे हैं। जब Q1 इंटू Q2, यहाँ पे क्या नोट करेंगे भाई, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करेंगे बेटा, हम बच्चों, और इसको हम आपको पूरा लिखेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो हम बोलेंगे उसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यदि Q1 और Q2 दो आवेश हवा या निर्वात में एक दूसरे से 8 दूरी पे रखे हों, तो उसके बीच लगने वाला बल F इक्वल टू इतना। ठीक है, अब स्थिति फर्स्ट हम डालेंगे, स्थिति फर्स्ट में लिखेंगे, जबकि Q1 इंटू Q2 बराबर 0, अर्थात Q1 Q2 का मान क्या है, अर्थात धनात्मक हो। धनात्मक कैसे, दोनों को गुणा करेंगे तो या तो एक धनात्मक कब आएगा, धनात्मक के लिए मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि धनात्मक कब होगा, या तो दोनों प्लस प्लस हो तब धन आएगा, या दोनों माइनस माइनस हो तब गुणा हो धनात्मक आएगा। यानी कि जब दोनों आवेश या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, उस कंडीशन में चित्र क्या बनेगा, देखिए उस कंडीशन में हमारा एक डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी ये है, तो आपका Q1 और ये आवेश है Q2। अगर ये दोनों प्लस प्लस हैं तो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, माइनस माइनस हैं तो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्टेंस की, इसकी दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। अब या तो Q1 Q2 पे बल लगाएगा, दो आवेश हैं तो पहला आवेश दूसरे पे बल लगाएगा तो इधर की ओर लगेगा, दूसरा पहले बल लगाएगा तो इधर की ओर लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब दूसरा पहले पे लगाएगा तो इसको हम लिखेंगे क्या, F12, दूसरा पहले पे लिखने का तरीका यही है, दूसरा पहले पे लगने वाला बल F21 ऐसे लिखते हैं। पहले कारण दूसरे पे लग रहा है तो F21 लिखेंगे, पहले कारण दूसरे पे लगने वाला बल ये कौन सा फोर्स है, ये F क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पे लगने वाला बल क्या होगा, F21, याद रखेंगे इसको। अब देखिए, जब पहला आवेश दूसरे पे बल लगाएगा तो दिशा कौन सा है, ये पहला आवेश दूसरे आवेश में जो बल लगा रहा है तो बल कौन सा है, F21, दिशा किधर है, इधर की ओर। तो इधर की ओर एक इकाई सदिश निकलेगा यहाँ से, यूनिट चार्ज, ये होगा तुम्हारा R12, क्योंकि 1 से 2 की ओर जा रहा है, ये आप समझेंगे। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किधर बढ़ रहा है, 1 से 2 की ओर, तो इसलिए R12 लिखेंगे। किसके लिए, यही है सदिश राशि, सदिश में दिशाएं देखी जाती हैं। समझेंगे फिर से एक बार, दो आवेश हैं, जब दोनों धनात्मक हो या तो ये दोनों प्लस प्लस हो या दोनों को ऋण ऋण हो, तब भी ये दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यही प्रक्रिया दोनों बनेगी, यानी कि जब पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल लगेगा तो कौन सा बल लगेगा, इधर की ओर बल लगाएगा, 2-1 क्यों, क्योंकि लास्ट से हम लोग काउंट करते हैं, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल, तो इससे कारण इस पे लगेगा तो बल इधर जाएगा, फोर्स इधर लगेगा ना। अब जब पहले कारण दूसरे पर लगेगा तो बल इधर की ओर जाएगा, तो इसके कारण पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल लग रहा है तो बल की दिशा किधर है,
Q1 से Q2 की ओर, तो जो इकाई सदिश होगी वो R12 होगा, न कि 21। इकाई सदिश को लिखते हैं R कैप। अब इसी प्रकार से दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर जब बल लगेगा तो इसकी इकाई सदिश क्या हो जाएगी, R12। सॉरी, इस इकाई पर जब दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल लगेगा तो दिशा किधर है, इस बल की दिशा किधर है, Q2 से Q1 की ओर है, इसलिए इसकी दिशा किधर होगी, उधर ही। से दूरी की दिशा किधर हो जाएगी, उधर ही हो जाएगी। ये होता है इकाई सदिश। आप इकाई सदिश आप जान लीजिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एकांक सदिश R कैप बराबर होता है सदिश R अपान R। याद रखेंगे इसको, सदिश R अपान मॉड R। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे आपको अभी आगे, ये आप याद रखेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, इसको आपको ध्यान देने के लिए, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। अब देखते हैं, तो इसमें दो फोर्स लगेंगे। अब कौन सा फोर्स, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, इतना आप लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बताइए, F21 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर इनटू इसका गुणा, इससे का इस पे लग रहा है ना, तो इकाई सदिश किधर है, R12। ये समझ में आ गया स्टूडेंट सबको, नहीं आया, यही समझने वाली यहाँ पे बात है। ये आपका न्यूटन, ये प्रश्न लग गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे आवेश के कारण पहले पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F12। दूसरे के कारण पहले पे लगने वाला बल, इसकी दिशा किधर है भाई, 2 से 1 की ओर इधर है ना, तो 21 लिखेंगे इसको। ठीक उसी प्रकार से 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा इसके लिए, R2। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका कंडीशन पहला, केस फर्स्ट कंप्लीट। अब केस सेकेंड में भी हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, केस सेकेंड, स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में केस सेकेंड। इसमें क्या होता है, जबकि Q1 इंटू Q2 का मान जो है वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा है मतलब ऋणात्मक है। जब ये ऋणात्मक होगा इसका मतलब क्या है कि अगर एक प्लस है एक माइनस है, या पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तब माइनस आएगा, तब माइनस आएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि अब हम जो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या होगा, दो आवेश होंगे Q1 और Q2, दूरी उतनी रहेगी, हारी है, Q1 के कारण Q2 पर बल, कैसा बल लगेगा इधर आप बताइए, बल कैसा लगेगा इसमें, आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण लगेगा, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक आ रहा है। ये ऋणात्मक कब आएगा, ऋणात्मक कब आएगा, देखो ऋणात्मक कब आया, जब एक ये प्लस हो तो ये माइनस हो, या ये माइनस हो तो ये प्लस हो, तब ऋणात्मक आएगा। यानी कि उस कंडीशन में, जबकि उस कंडीशन में, जबकि इसमें क्या कंडीशन था भाई, या तो प्लस प्लस हो या तो दोनों धनात्मक आएंगे। तो समझ में आ रहा है, हम समझाने के लिए आपको बना दिए हैं। तो इस प्रकार से अब ये साइड Q1 इंटू Q2 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक है। ऋणात्मक कब आएगा, या तो ये प्लस हो तो ये माइनस हो, और ये माइनस हो तो ये प्लस हो, तब ना माइनस आएगा। अब इस पे लगने वाला बल कैसा होगा भाई, चूंकि ये अपोजिट चार्ज हैं, विपरीत आवेश हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो कैसा बल उठेगा, बल की दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी। तो पहले कारण दूसरे पे आकर्षण बल कितना लगेगा, F21। पहले कारण दूसरे पे आकर्षण बल क्या रहेगा, F21। दूसरे कारण पहले पे आकर्षण बल क्या रहेगा, गलत कर दिया ना मैं, सॉरी। देखिए क्या था यहाँ पे बताइए सर, यहाँ पे देखिए आप लोग, दूसरे के कारण पहले पे ये ना आकर्षण बल लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F12, और ये पहले के कारण दूसरे पे लग रहा है तो F21। दिशाएं क्या हो जाएंगी भाई, इसकी सदिश की दिशाएं क्या हो जाएंगी, दिशाएं तो ही रहेंगी। एकांक सदिश की दिशा क्या हो जाएगी, R12 सेम हो जाएगी, यहाँ पे R21 सेम। याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा अंतर है, दिशाएं चेंज हो गई, किधर की ओर, इकाई सदिश की दिशा में ही लग रहा है। ये उसमें क्या लगता था, देखो
इकाई सदिश इधर लगता था और ये इधर, तो जब हम ये बल निकालते थे तो इकाई सदिश हम किसको लिखते थे, इस दिशा की ओर, ये वाला। जब इस बल को निकालते थे तो इस बल की दिशा में कौन सा बल था, ये था इकाई सदिश, इकाई सदिश यही ना है दूरी की, तो क्या होगा ये, इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये वाला होगा। सेम इसमें देखो, इसी की दिशा में कौन सा है r12, इसकी दिशा में कौन सा है r21, मतलब सेम हो जाएगा। मतलब की हो जाएगा क्या, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बताइए, या दूसरे आवेश के कारण पहला ही निकालते हैं अपन लोग, पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² इनटू क्या हो जाएगा, किधर है 21 की दिशा में इकाई सदिश क्या है 21, तो आ हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, F21 मतलब पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल की दिशा किधर है Q2 से Q1, इसकी दिशा किधर है, यूनिट चार्ज की दिशा किधर है Q2 से Q1, तो यूनिट चार्ज की दिशा जो Q2 से Q1 है इसी को हम लिखेंगे 2 1। इसी प्रकार F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² और r ये हो गया तुम्हारा गणित। दो केस आ गए, दोनों कंडीशन में आपने देख लिया। यानी कि अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल जब ये बनेगा तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, आंकिक प्रश्न तभी समझ में आएंगे। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या समझ में आया हमको, यानी कि अगर एक दोनों समान चार्ज है तो बल किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, लेकिन बल की जो डायरेक्शन होता है किधर होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होता है, या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। ये मैंने कल भी आपको बताया था। ये हो गया आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आपको समझ में आ गया होगा, मैं यही आशा रखता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से एक होता है, आप उसको पढ़ेंगे बुक्स में, सिंपल है, अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इसी को बोलते हैं ध्यारोपणता सिद्धांत। ये टॉपिक हम यहाँ पे और थोड़ा सा कवर करना चाहेंगे। अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, या इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। याद रखेंगे, इसका मतलब यह है कि यदि कोई आवेश यहाँ पे है, एक आवेश है, ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक आवेश इधर से फोर्स लगा रहा है, एक आवेश इधर से फोर्स लगा रहा है, एक आवेश इधर से फोर्स लगा रहा है, तो पहले आवेश पे ही लग रहा है ना, पहले पे दूसरा लगा रहा है, तीसरा आवेश मान लेते हैं यहाँ पे Q2 है, Q3 है, यहाँ पे क्या है Q4 है, यहाँ पे क्या है Q5 है। तो अगर Q1 पे चारों तरफ से एक फोर्स लग रहा है या Q4 पे एक फोर्स लग रहा है चारों तरफ से, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या हो जाएगा कि टोटल फोर्स जो होता है वो सम हो जाता है पहले के कारण दूसरे पे लगने वाला बल, पहले के कारण तीसरे पे लगने वाला बल। यानी कि कहने का मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, देखिए टोटल फोर्स ये मान लिया। तो अब देखिएगा यहाँ पे ना, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पे लगने वाला बल क्या लिखेंगे हम लोग, F12 लिखेंगे, प्लस तीसरे आवेश के कारण पहले पे लगने वाला बल F13, प्लस चौथे आवेश के कारण पहले पे लगने वाला बल F14, प्लस तो इसी प्रकार से सारे फोर्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसके लिए, चार्ज के लिए। बात समझ में आ गई, ये आप लोग अपना कर सकते हैं। इसी प्रकार कूलाम का जो नियम है ये पूरी तरीके से आप यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमको देखना है एक आध दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखते हैं, इसमें से क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसको आपके लिए होमवर्क भी है कि आप इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल अपने घर में करिए और समझिए कि कैसे कैसे थोड़ा सा लगता है, प्रयास करिए। हम बताते हैं एक आध दो न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे किस तरीके से हल करते हैं।
लेकिन आगे आप बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी बचेंगे वो आप हमको करके बताएंगे, ठीक है।